अमेरिका में 1976 में ग्रासहॉपर यानी टिड्डे पे एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च को साइंस मैगजीन में प्रकाशित किया गया। उस रिसर्च में क्या खास बात थी? रिसर्च में एक टिड्डे को एक छोटे से सेल में डाल दिया गया और एक तरह की आवाज उसको दी गई। उस आवाज पे जनरली टिड्डा क्या होता है, छलांग लगाता है। अमेरिकन ग्रासहॉपर है, उसका छलांग जो है वो 6 फीट होता है, लेकिन उसको चूंकि एक छोटे से 3 इंच के सेल में डाल दिया गया था, इसलिए वो छलांग नहीं लगा पा रहा था और टाइम टू टाइम वो साउंड उसको दी गई, लेकिन वो छलांग लगाने में असमर्थ था। कुछ टाइम के बाद में जब टिड्डे को बाहर निकाला गया और ठीक वही साउंड को दिया गया, तो टिड्डा इररेस्पॉन्सिव हो गया। या तो वो जंप लगाना भूल गया था, या जो उस साउंड पे जो उसका रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था, उसको करना भूल गया था। इससे दो चीजें साबित हुई। एक, कि जब किसी भी प्राणी को एक ऐसे माहौल में रखेंगे जहां उसका स्वाभाविक चीज जो है वो नहीं जी सकता है, तो वो क्या करेगा, वो उसी चीज में ढल जाएगा। यानी जो चीजें उसके आसपास गिर घट रही होंगी उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इररेस्पॉन्सिव हो जाएगा। मतलब उन चीजों का रिस्पॉन्स उसके लिए नहीं होगा, या वो अपनी स्वाभाविक चीजों को भूल जाएगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा शेर है कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगिसों में, उसे क्या खबर कि क्या है सहरस में शाहबाजी। अच्छे खासे बच्चे को एक ऐसे माहौल में रख दिया जाए जहाँ पे या उसके ग्रो करने का जो माहौल है वो नहीं है, तो वो जिस तरह के माहौल में उसको रखा जाएगा वो एडेप्टिव हो जाएगा। दूसरा चीज ये है कि जब एक ऐसे इंसान को जिसके पास में जराए या रिसोर्सेज बहुत कम है, उनको एक ऐसे माहौल में रखा जाए जहाँ पे वसी जराए हैं, डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो बंदा जो वहां पर रख के कुछ भी नहीं कर सकता था, वो यहाँ आके बहुत कुछ कर सकता है। इकबाल ने एक शेर कहा है, जहां ने ताजा की इफ्कार ताजा से है नमूद, जहां ने ताजा की इफ्कार ताजा से है नमूद, रंग खिस्त से होते नहीं जहां पैदा। इसका मतलब है नई दुनिया के लिए नए सोच की जरूरत है, क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है। जब तक कि क्रिएटिव थिंकिंग पे काम नहीं किया जाएगा या हमारी अपनी आने वाली नस्लों को क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में नहीं बताया जाएगा, ये नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती है। पुरानी घिसी पिटी या परंपरागत सोच के साथ इंसान चाहे कि तरक्की कर ले, पॉसिबल नहीं है। होता यह है कि जब हम काम करने जाते हैं तो हमको ना करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, और ये ना सुन सुन के हम इस बात पे यकीन करने लगते हैं कि ये नहीं हो सकता है हमसे। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो बड़े नाजुक एज के होते हैं, अगर कोई चीज़ पूछते हैं तो उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। उनको ये नहीं सिखाना है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। बच्चे को हमेशा से बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड द लिमिट उसको जाने की सलाह दीजिए। अफसोस की बात है कि ये चीज़ें हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं सिखाते हैं। स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस है और सिलेबस के बियॉन्ड लोग पढ़ाते ही नहीं हैं। अगर हम सिलेबस के बियॉन्ड अगर कुछ पढ़ना चाहें तो टीचर हमको रोक देता है कि, तो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं या हमारे बच्चे की जो पढ़ाई होती है वो टिपिकली एग्जाम बेस्ड होती है, और एग्जाम बेस्ड पढ़ाई करके कोई अगर चाहे कि नई दुनिया कायम कर ले, दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, तो ये संभव नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कभी भी किसी स्कूल में नहीं गए। मौलाना आज़ाद जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हुए, कांग्रेस कमेटी के कई बार प्रेसिडेंट रह चुके, तालीम के शोबे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एजुकेशन के क्षेत्र में उनके किए गए कार्यों के लिए उन्हें 1950 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, उसकी एजुकेशन सिर्फ घर वाली एजुकेशन थी, और एजुकेशन की फील्ड में एक्सेप्शनल काम करने के लिए उसे भारत रत्न दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बहुत सारे फेमस स्टेटमेंट हैं जो लोग कोट करते हैं, जो है कि तालीम का मकसद नौकरी हासिल करना नहीं है, तालीम का मकसद अच्छे इंसान बनाना है। याद रखें, हमारे अपने बच्चों को तालीम देना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और बच्चों को तालीम हासिल करना उनका अपना शौक होना चाहिए।